इसके लिए शाहजहांपुर में उनके घर पर 7 अगस्त 1925 को अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लहड़ी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ बख्शी, मनमथ नाथ गुप्त, मुकुंदी लाल, केशव चक्रवर्ती, मुरारी शर्मा तथा बनवारी लाल कुल 10 लोगों को मिलाकर योजना बनाई गई। योजना अनुसार 8 लोग सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर गाड़ी में सवार हुए। लखनऊ से पहले काकोरी रेलवे स्टेशन पर रुककर गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ी, क्रांतिकारियों ने चेन खींचकर उसे रोक लिया और गार्ड के डब्बे से सरकारी खजाने का बक्सा नीचे गिरा दिया। उसे खोलने की कोशिश की गई, किंतु जब वह नहीं खुला तो अशफाक उल्ला खान ने अपना पिस्तौल मनमथ नाथ गुप्ता को पकड़ा दिया और हथौड़ा लेकर बक्सा तोड़ने में जुट गए। मनमथ नाथ गुप्त ने उत्सुकतावश विरोध कर रहे अहमद अली नाम के मुसाफिर के ऊपर पिस्तौल तान दी और अचानक गोली चल गई। वह मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसके बाद चांदी के सिक्के और नोटों से भरे चमड़े के थैले चादरों में बांधकर वहां से भागने के चक्कर में एक चादर वहीं छूट गई। अगले दिन यह खबर देश भर के अखबारों में छापा गया। यह खबर पूरे संसार में आग की तरह फैल गई। ब्रिटिश सरकार ने इस ट्रेन डकैती को गंभीरता से लिया और मिस्टर आर.ए. हार्टन के नेतृत्व में स्कॉटलैंड की सबसे तेज तर्रार पुलिस को इसकी जांच का काम सौंपा, जिसका परिणाम यह हुआ कि पुलिस ने घटना स्थल पर मिले चादर में लगे धोबी के निशान से इस बात का पता लगा लिया कि यह चादर शाहजहांपुर के ही किसी व्यक्ति का है। शाहजहांपुर के धोबियों से पूछने पर मालूम हुआ कि यह चादर बनारसी लाल की है। दोस्तों, बनारसी लाल से मिलकर पुलिस ने सारा भेद प्राप्त कर लिया। यह भी पता लगा लिया कि 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से उसकी पार्टी के लोग कौन कौन से शहर से बाहर गए और कब कब वापस आए। जब खुफिया तौर पर इस बात की पुष्टि हो गई कि राम प्रसाद बिस्मिल जो HRA का लीडर था उस दिन शहर में नहीं था, तो 26 सितंबर 1925 की रात में बिस्मिल के साथ पूरे हिंदुस्तान में छापा मार नीति से 40 से भी अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि काकोरी कांड में केवल 10 ही लोग शामिल थे। अंततः उन सभी को नामजद किया गया। इनमें से 5 चंद्रशेखर आजाद, मुरारी शर्मा, केशव चक्रवर्ती, अशफाक उल्ला खान, सचिंद्र नाथ बख्शी को छोड़कर जो पुलिस के हाथ नहीं आए, शेष सभी व्यक्तियों पर मुकदमा चला और उन्हें 5 वर्ष से लेकर फांसी की सजा तक सुनाई गई। दोस्तों, फरार अभियुक्तों के अतिरिक्त जिन जिन क्रांतिकारियों को HRA का सक्रिय कार्यकर्ता होने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था, उनमें से 16 को साक्ष्य नहीं मिलने के कारण छोड़ दिया गया। स्पेशल मजिस्ट्रेट ऐनुद्दीन ने प्रत्येक क्रांतिकारी की छवि खराब करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। सिर्फ इतना ही नहीं, केस को सेशन कोर्ट में भेजने से पहले इस बात के सभी गवाह व साक्ष्य एकत्र कर लिए गए थे कि यदि अपील भी किया जाए तो एक भी अभियुक्त बिना सजा के न छूटने पाए। दोस्तों, बनारसी लाल को हवालात में ही पुलिस ने कड़ी सजा का भय दिखाकर तोड़ लिया था। दोस्तों, ये वही बनारसी लाल थे जिनके साथ राम प्रसाद बिस्मिल ने कपड़े का व्यापार किया था। शाहजहांपुर कांग्रेस कमेटी में पार्टी फंड को लेकर इसी बनारसी का बिस्मिल से झगड़ा हुआ था। बिस्मिल ने, जो उस समय कांग्रेस कमेटी के ऑडिटर थे, बनारसी पर पार्टी फंड में गबन का आरोप सिद्ध करते हुए उन्हें कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया था। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी पैरवी खुद की, क्योंकि सरकारी खर्च पर उन्हें लक्ष्मी शंकर मिश्र नाम का एक बड़ा साधारण सा वकील दिया गया, जिसको लेने से उन्होंने साफ मना कर दिया। जगत नारायण मुल्ला, जो सरकारी पक्ष के वकील थे, जबकि सजा काट रहे क्रांतिकारियों की ओर से केसी दत्त, जयकरण नाथ मिश्र और कृपा शंकर हजेला ने राजेंद्र नाथ लहड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान की पैरवी की। दोस्तों, बिस्मिल ने जब जज के सामने धारा प्रवाह अंग्रेजी में फैसले के खिलाफ बहस की तो सरकारी वकील मुल्ला जी खिसिया गए। बिस्मिल की इस तर्क क्षमता पर चीफ जस्टिस लुईस शर्ट को उनसे यह पूछना पड़ा, श्रीमान राम प्रसाद जी, आपने किस विश्वविद्यालय से डिग्री ली है? इस पर उन्होंने हंसकर कहा, क्षमा करें महोदय, सम्राट बनने वाले को किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, 16 दिसंबर 1927 को बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा का आखिरी उपाध्याय अंतिम समय की बातें पूरा करके जेल से बाहर भिजवा दिया। 18 दिसंबर 1927 को माता पिता से अंतिम मुलाकात की और सोमवार 19 दिसंबर 1927 को प्रातःकाल 6:30 पर गोरखपुर की जिला जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। दोस्तों, बिस्मिल के फांसी का समाचार सुनकर बहुत बड़ी संख्या में जनता जेल के फाटक पर एकत्र हो गई। जेल का मुख्य द्वार बंद ही रखा गया। फांसी घर के सामने वाली दीवार को तोड़कर बिस्मिल का शव उनके परिवारजनों को सौंपा गया। शव को 1.5 लाख लोगों ने जुलूस निकालकर गोरखपुर शहर में घुमाते हुए राप्ती नदी के किनारे ले जाकर हिंदू परंपरा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसे अब राजघाट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बिस्मिल की अंत्येष्टि के बाद बाबा राघव दास
जो बिस्मिल के गुरु माने जाते थे। गोरखपुर के पास स्थित देवरिया जिले में बरहज नामक स्थान पर ताम्रपत्र में उनकी अस्थियों को एकत्र करके चबूतरा बनवाया, जो आज भी मौजूद है। वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आज भी दर्शन करने जाते हैं।